वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का पहला लेसन है और आज के इस लेसन में आपको पूरी थीम 1 कवर करवाई जाएगी। तो देखते हैं इस फर्स्ट थीम के लेसन को। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने मार्केटिंग का जो वर्ड है वो एमर्ज्ड हुआ है, वो आया है वर्ड मार्केट से ही मार्केटिंग का वर्ड जो है वो आया है। और मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? बहुत से लोग समझते हैं मार्केटिंग जो है वो सेल्स है या एडवर्टाइजिंग है, जबकि मार्केटिंग इन सब चीज़ों से ज़्यादा है। मार्केटिंग में सेल्स एडवर्टाइजिंग के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल होता है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ दी हुई है, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच द कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, जिसके जरिए कंपनी जो है वो क्रिएट करती हैं वैल्यू कस्टमर के लिए। अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब है बेनिफिट माइनस कॉस्ट। जितने ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेंगे कॉस्ट के मुकाबले में, उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी उनके लिए। तो मार्केटिंग के थ्रू कंपनीज जो है वो वैल्यू बनाती हैं कस्टमर के लिए एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू इन रिटर्न। और उनके साथ कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती हैं ताकि रिटर्न में वो वैल्यू को कैप्चर कर सके, रिटर्न में कंपनी को भी वैल्यू मिल सके। तो ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है। अच्छा, नीड देखते हैं। नीड क्या है? नीड, वांट, डिमांड। नीड का मतलब है स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसकी नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स भूखा है तो उसको खाने की ज़रूरत है, खाना जो है उसकी नीड है। ये हो गई नीड। अब वांट क्या होती है? वांट तब होती है नीड के बाद वांट आती है, जब एक ख़ास चीज़ के लिए नीड को किसी ख़ास चीज़ से पूरी किया जा सके। शेप यहाँ दिया हुआ है कि नीड टेक्स एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और कल्चर का जब असर पड़े नीड के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो भूखा है तो अब वो बर्गर खाना चाहता है। अब बर्गर जो खाना चाह रहा है वो उसकी वांट हो गया। वो भूख तो किसी भी चीज़ से मिटा सकता है, किसी भी खाने की चीज़ से मिटा सकता है, लेकिन अब बर्गर खाना उसकी वांट हो गई है। अब इसी के आगे तीसरी चीज़ आती है डिमांड। वो इससे भी आगे का स्टेज है, समझ लें। डिमांड का मतलब ये है कि जो वांट है, अब जैसे बर्गर खाना चाह रहा है तो बर्गर खाने के लिए 100 रुपीज़ का अगर बर्गर अवेलेबल है और उसके पास बर्गर के प्राइस की जो कॉस्ट है उतने पैसे मौजूद हैं, यानी 100 रुपीज़ मौजूद हैं, तो फिर वो डिमांड हो गई, क्योंकि अब वो उसको ख़रीद भी सकता है। नीड हुई, उसको भूख लगी। वांट उसने कहा कि मैं जो है वो बर्गर खाऊंगा, स्पेसिफिक कर दी उसने अपनी नीड को, वो गई वांट। और फिर डिमांड ये है कि उसके पास पैसे भी हैं, तो ये डिमांड हो गई, यानी कि वो परचेज़ भी कर सकता है। अब एक्सचेंज देखते हैं। एक्सचेंज जो है वो एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्सचेंज के थ्रू जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो जो है हासिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एग्स ख़रीदना चाहते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आप शॉप पे जाते हैं और वहाँ जो है वो पैसे देकर शॉपकीपर को एग्स ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है कि एक्सचेंज टेक प्लेस हो गई, यानी कि आपने जो है वो एग्स ले लिए और शॉपकीपर को जो है वो आपने पैसे दे दिए। अब इसी तरह से इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन वो एक्टिविटी है जिसमें गुड्स, सर्विसेज या मनी पास फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, यानी एक अकाउंट से पैसा, सर्विसेज या सामान एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जाता है। जब एक्सचेंज होती है तो उसी को फिर हम ट्रांजैक्शन कहते हैं कि एक्सचेंज हुई। एक्सचेंज में वेन एवर यू बाय और सेल समथिंग अ ट्रांजैक्शन इज अकर, जब आप कोई ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं किसी भी चीज़ की तो ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब देखते हैं मार्केट ऑफरिंग क्या है। मार्केट ऑफरिंग क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का या इन्फॉर्मेशन का जो ऑफर्ड होती है मार्केट में, यानी कोई भी सामान, कोई भी चीज़ बिकती है, कोई भी सर्विस ऑफर्ड होती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफर्ड होती है मार्केट में ऑफ़र की जाती है। बेचने के लिए भी ऑफ़र की जा सकती है या किसी और तरीके से ऑफ़र की जा सके ताकि नीड या वांट को सेटिस्फाई किया जा सके, तो उसको हम जो है वो मार्केट ऑफरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ़र करता है सर्विसेज, न्यूज़ चैनल्स ऑफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन और कन्फेक्शनर ऑफ़र करते हैं स्वीट्स। और इसी तरह से रेस्टोरेंट में, होटल वगैरह में ऑफ़र किया जाता है खाना, बर्गर ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो बर्गर क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा नीड और वांट को, तो उसको हम कहेंगे मार्केट ऑफरिंग। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है टूल्स का। टूल्स वो कौन कौन से हैं? 4 P's जिनको कहा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये वो टूल्स होते हैं जो यूज़ करता है मार्केटर ताकि डिलीवर कर सके वैल्यू कस्टमर्स को। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू पहले भी आपको बताया था कि बेनिफिट माइनस कॉस्ट को हम वैल्यू कहते हैं।
अब है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रोडक्ट फेस करती है बायस या नेगेटिव व्यूज़ पोटेंशियल कस्टमर्स के, यानी कि कस्टमर का जो है वो नेगेटिव किस्म का व्यू होता है, प्रोडक्ट के बारे में ख़राब व्यू होता है। जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर लोग फ्रेश फूड को पसंद करते हैं, तो इसी वजह से जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं उसको अनहेल्थी कंसिडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में, तो फ्रोज़न फूड की यहाँ डिमांड जो है वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। अच्छा, नो डिमांड का कॉन्सेप्ट भी है। अब नो डिमांड का मतलब ये है कि हर बिज़नेस जो है वो स्टार्ट के अंदर ऐसी सिचुएशन फेस करता है कि उसमें प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, तो इसी वजह से उसको नो डिमांड कहा जाता है। और ये स्टार्ट में होती है जब कोई प्रोडक्ट नई नई इंट्रोड्यूस होती है। लेटेंट डिमांड भी होती है। लेटेंट डिमांड का मतलब ये होता है कि डिमांड जो है वो हिडन है, छुपी हुई होती है। अब उसमें फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसकी डिमांड लेटेंट थी और लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर हुआ क्या, जब मार्केटर्स ने उसके फ़ायदे को हाईलाइट किया तो लोगों ने उसका इंटरेस्ट शो किया और लोगों को अवेयरनेस हो गई और फिर लोगों ने उसको बाय करना शुरू कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसी को। अच्छा, डिक्लाइनिंग डिमांड क्या है? डिक्लाइनिंग डिमांड का ये होता है कि कुछ रीजंस की वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको रीमार्केटिंग करना पड़ता है और नए फीचर्स लाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि गिरती हुई डिमांड को रोका जा सके। अब है फुल या रेगुलर डिमांड। फुल या रेगुलर डिमांड क्या है? व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी के बराबर जो है वो डिमांड हो जाएगी तो उसको हम जो है वो फुल या रेगुलर डिमांड कहते हैं, और इसको एडिकेट या सफिशिएंट डिमांड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सफिशिएंट होती है, जितनी प्रोडक्शन उतनी डिमांड। अब है इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो चेंज होती है मुख्तलिफ टाइम पे। इर्रेगुलर डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन है, इनकी डिमांड जो है वो ज़ाहिर बात है गर्मियों में ज़्यादा है, सर्दियों में कम है। इसी तरह से कपड़े हैं, जो गर्मियों के कपड़े हैं उनकी डिमांड सर्दियों में कम हो जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं सीजनल किस्म की, जिनकी डिमांड इर्रेगुलर होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, उसको हम इर्रेगुलर डिमांड कहते हैं। अब है आपके सामने ओवरवेलमिंग डिमांड। ये क्या होती है? इसका मतलब ये कि जब प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, यानी कि कंपनी की जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जितनी कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी सोप प्रोड्यूस करती है, वो दिन भर में 1000 सोप प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो डिमांड आ रही है वो आ रही है तकरीबन 1100 या 1200 सोप्स की, तो फिर वो ओवरवेलमिंग डिमांड होएगी, यानी कि जितनी सप्लाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा डिमांड जो है वो है, और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी नहीं है कि कंपनी उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अच्छा, अब है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड क्या है? डिमांड ऑफ एनी अनहेल्थी प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनहोलसम डिमांड, यानी किसी भी जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनकी डिमांड्स को जो है वो अनहोलसम कहा जाता है। जैसे नारकोटिक्स है, ड्रग्स वगैरह हैं, जितनी भी इंटॉक्सिकेंट किस्म की चीज़ें हैं उनको जो है वो हम अनहोलसम डिमांड में कहते हैं। नशे वाली जितनी भी चीज़ें हैं, सिगरेट वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, दे आर डिफरेंट अंडरलाइंग मार्केटिंग फ़िलासफ़ी। अब मुख्तलिफ मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ हैं, यानी कि जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुँचा है आज जिस दौर में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, ये ऐसा नहीं था पिछली सदी में या उससे पहले। अगर हम देखें कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद ये कॉन्सेप्ट आया है, तो अब आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि पहला कॉन्सेप्ट ये था प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर इस बात को फोकस किया जाता था कि कंज्यूमर फेवर करता है ऐसी प्रोडक्ट्स को जो कि हाईली अफोर्डेबल भी हों, जिनको अफोर्ड किया जा सके, जो सस्ती हों और अवेलेबल भी हो, मार्केट में वो अवेलेबल भी हो। तो ऐसी जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था प्रोडक्शन का, तो इसमें मास प्रोडक्शन की जाती थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी ताकि सस्ती बनाई जा सके और उनको फिर अवेलेबल करवाया जाता था। फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, उसमें ये इस बात को फोकस किया जाता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को पसंद करेगा जो ऑफ़र करेंगी मोस्ट क्वालिटी, जिन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा क्वालिटी होगी, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ज़्यादा अच्छे फीचर्स होंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर फोकस किया गया। फिर कॉन्सेप्ट आया सेलिंग का। सेलिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या था कि कस्टमर जो है वो जब तक प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेगा, जब तक कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लार्ज स्केल पे सेलिंग और प्रमोशन की एफर्ट्स नहीं करती, लार्ज स्केल पर कंपनी जो है वो सेल नहीं करेगी, ना प्रमोशन नहीं करेगी, तब तक कस्टमर नहीं ख़रीदेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद फिर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो आइडिया डेट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड्स ऑन, यानी कि इसके मुताबिक ये था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो डिपेंड करते हैं नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट, यानी कि नीड और वांट्स को जानना ज़रूरी है टारगेट मार्केट की, कि टारगेट मार्केट की नीड और वांट क्या है, उनकी क्या ज़रूरत है और वो क्या चीज़ ख़रीदना चाहते हैं। एंड डिलीवरिंग द डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स डू, और ये भी साथ में कि जो उनकी डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन है, जो वो चीज़ चाहते हैं वो उनके जो
कंपनी है या कंपनी कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहती है वो कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा बेहतर सेटिस्फाई करे, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कस्टमर को। तो ये है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं रुका, फिर उसके बाद जो उस पर भी अपग्रेड हुआ कॉन्सेप्ट वो आया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके अंदर क्या हुआ कि कस्टमर की वांट्स को भी मद्देनज़र रखा जाएगा, कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट को भी, कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी, और साथ में सबसे अहम चीज़ जो इसमें जुड़ गई वो जुड़ गई कि सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी सामने रखा जाएगा। यानी इस तरीके से बिजनेस नहीं किया जाएगा कि सोसाइटी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि सोसाइटी के भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सामने रखा जाएगा। अच्छा, अब है आपके सामने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। यानी कि कस्टमर के साथ जो है वो बिल्ड करना और मेंटेन करना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर फ़ायदा हो। तो कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना, लेकिन किस तरीके से? बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, उनको सुपीरियर एक अच्छी जो है वो कस्टमर वैल्यू उनको प्रोवाइड करना और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू तो आप पढ़ चुके हैं ऊपर भी। अच्छा, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू क्या है? कस्टमर परसीव्ड वैल्यू जो है वो डिफरेंस है टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट, जो कस्टमर परसीव करता है बेनिफिट उनका और कस्टमर कॉस्ट का, उसके डिफरेंस को हम कस्टमर परसीव्ड वैल्यू कहते हैं। अब है आपके सामने कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? द एक्सटेंट टू विच कस्टमर विच परसीव्ड परफॉर्मेंस मैचेस बायर्स एक्सपेक्टेशन। यानी कि परसीव्ड परफॉर्मेंस जितनी ज़्यादा मैच करेगी बायर्स के एक्सपेक्टेशन को, जो बायर ने एक्सपेक्ट किया है उसके मुताबिक परफॉर्मेंस जो है वो मैच करती है परसीव्ड परफॉर्मेंस, उतनी ज़्यादा अगर मैच करेगी तो उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर नहीं मैच करेगी तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, जितनी कम मैच करेगी उतना कम कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब है इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स। इसका मतलब ये कि पार्टनर्स के साथ क्लोजली तौर पे काम करना इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट, दूसरे कंपनी के डिपार्टमेंट में, एंड आउटसाइड द कंपनी, और बाहर भी कंपनी के, टू जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू द कस्टमर, ताकि मिलकर कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जा सके। आफ्टर डिस्कसिंग मैनेजिंग कस्टमर, लेट्स डिस्कस एंड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट मैनेजिंग कस्टमर वैल्यू। अब हम डिस्कस करते हैं आपके सामने मैनेजिंग कस्टमर वैल्यू। मैनेज करना यानी कस्टमर वैल्यू को क्या है? अच्छा, इन मार्केटिंग के अंदर वी नॉट ओनली बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब मार्केटिंग के अंदर हम सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं करते, मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि बिल्ड कर लिया एक बार रिलेशनशिप और उसको छोड़ दिया, बट ऑल्सो हैव टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर की जो वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती है उसको भी कैप्चर करना होता है। कंपनी ना सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करती है बल्कि वैल्यू भी कैप्चर करती है। लेट्स डिस्कस द बिल्डिंग ब्लॉक टू कैप्चर कस्टमर वैल्यू। अब बिल्डिंग ब्लॉक को हम डिस्कस करते हैं कस्टमर वैल्यू कैप्चर करने के लिए। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है आपके सामने। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ एंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस द कस्टमर वुड मेक ओवर लाइफ टाइम ऑफ पेट्रोनेज। यानी कि पूरी जो लाइफ टाइम होती है, पूरी लाइफ टाइम के अंदर कस्टमर कितना जो है वो परचेज़ करता है, उसको जो है वो कहा जाएगा वैल्यू। जो है मतलब जो जितना भी कस्टमर ने परचेज़ किया पूरी इंटायर जो है लाइफ टाइम के अंदर, उसकी जो वैल्यू होगी उसको कहा जाता है कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। शेयर ऑफ कस्टमर क्या है? इज़ द पोर्शन ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग डेटा कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी कि पोर्शन है कस्टमर्स की परचेजिंग का डेट कंपनी गेट्स इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी, जो कंपनी हासिल करती है उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल द कस्टमर इज सेटिस्फाई। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है पार्टिकुलर ब्रांड से, या बाइज ब्रेड ऑफ दिस ब्रांड, मिल्क बिस्किट बन एंड बिस्किट ऑफ दिस। एक्चुअली व्हाट द कस्टमर स्पेंड ऑन ऑल प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड इज कॉल्ड शेयर ऑफ कस्टमर। यानी एक तरह से ये होता है कि इसके अंदर कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होता है एक पार्टिकुलर ब्रांड से, और वो बाय करता है क्या? ब्रेड ऑफ दिस ब्रांड, ब्रेड करता है ब्रांड की, उस ब्रांड की, मिल्क भी कर रहा है, यानी कि ब्रेड भी एक तरफ कर रहा है एक ही ब्रांड की, मिल्क भी कर रहा है, बन भी कर रहा है, और बिस्किट्स भी कर रहा है सेम ब्रांड। एक्चुअली व्हाट द कस्टमर स्पेंड ऑन ऑल प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड इज द कॉल्ड शेयर ऑफ कस्टमर। एक ब्रांड की वजह से कस्टमर जो है वो कई सारी जो है वो और चीज़ें खरीद रहा है एक ब्रांड की वजह से, तो इसको हम कहते हैं शेयर ऑफ कस्टमर। अच्छा, कस्टमर इक्विटी क्या है? कस्टमर इक्विटी जो है वो टोटल कंबाइंड जो है वो लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू ऑफ ऑल कस्टमर्स
यानी तमाम जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनकी जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कस्टमर इक्विटी। अब है आपके सामने कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग। कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग क्या है? फोस्टर्स करता है ये डायरेक्ट एंड द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग द ब्रांड कंजर्वेशंस एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटीज़। कस्टमर इंगेजमेंट में मार्केटिंग जो है वो फोस्टर्स कर रहा होता है डायरेक्ट और कंटिन्यूस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। डायरेक्ट और कंटिन्यूस यानी कि डायरेक्टली भी कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होगी और कंटिन्यूस भी लगातार भी इन शेपिंग द ब्रांड कन्वर्जेशंस। जो ब्रांड की कन्वर्जेशन है या एक्सपीरियंस है या कम्युनिटी उसको शेप करने के अंदर जो है वो कस्टमर की डायरेक्टली और कंटिन्यूसली हो गई। यानी कि कंपनी जो है वो taking such initiatives where customers are involved in brand building due to changing technology। अच्छा, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग क्या है? इज़ द ब्रांड एक्सचेंजेस क्रिएटेड बाय कस्टमर देमसेल्फ। कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग का मतलब ये है कि ब्रांड एक्सचेंजेस जो कि कस्टमर ने खुद बनाए हैं। कस्टमर्स आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन शेपिंग ब्रांड एक्सपीरियंस। कस्टमर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं शेप करने के लिए ब्रांड एक्सपीरियंसेस को। इनिशियली कंपनीज वर मार्केटिंग द प्रोडक्ट, नाउ कस्टमर आर आल्सो मार्केटिंग। कस्टमर भी आज के दौर में मार्केटिंग कर रहा है। एवरी वन कैन एक्सेस नाउ एक्सेस एवरी वन एल्स ओके, सो दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस। अब इस दौर में होता क्या है कि कस्टमर जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अच्छी है प्रोडक्ट या बुरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर खुद मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। अच्छा, अब डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये तो आपको काफ़ी हद तक पता भी होगा कि डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। अगर नहीं पता तो अभी देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है यूज़ करना डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को। मुख्तलिफ डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं जैसे कि वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, मोबाइल एड्स है, ऐप है, ऑनलाइन वीडियोज़ है, ईमेल्स है, ब्लॉग है, जो इंगेज करता है कस्टमर को कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी वक्त डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू। तो डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ करना और उनके ज़रिए मार्केटिंग करना, उसको जो है हम कहते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे होगी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाई जाएगी, और ओवरऑल जो मार्केटिंग होगी पूरी की पूरी डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो ये था आज का लेसन नंबर 1। आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई पॉइंट मिस कर लगता है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।